जय हिंद साथियों, नमस्कार। फॉरेस्ट और जेल का जो अभी आधुनिक पेपर चल रहा है वर्तमान में, उसके लिए कुछ प्रश्न की श्रृंखलाएं लेकर के मैं आया था। तो कल हमने कुछ 15-16 सवाल करवाए थे। उसके आगे की श्रृंखला बच्चों द्वारा जो मुझे क्वेश्चंस प्राप्त होते जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ मोटा मोटा उसकी जानकारी मिसलेनियस क्वेश्चन की देता चलूँ। अब वो किसी पर्टिकुलर डे के नहीं है, वो मिक्सअप क्वेश्चन है हमारे पास, जो विद्यार्थी जैसे जैसे हमको क्वेश्चन पहुंचाते चले जा रहे हैं, मैं आप तक उसको देने की कोशिश करता हूं। बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। तो आपको जो अप्रोच रखनी है ना, वो बहुत आसान रखनी है, बहुत सिंपल तरीके से रखनी है। आप पूरा टाइम लेकर के अपने क्वेश्चंस को डील करिए, जल्दबाजी मत करिए, हड़बड़ाइए बिल्कुल भी नहीं। सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, चाहे वो एडवांस के आ रहे हों, चाहे वो अर्थमेटिक के आ रहे हों, या आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के आ रहे हों। सिंप्लीफिकेशन के एक दो क्वेश्चन देखे जाते हैं, एक आध गलती से स्टैट्स का आ जाता है, सांख्यिकी का मीन मीडियन मोड वाला आ जाता है। तो कहीं सिंपल लॉजिक, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण के एक आध क्वेश्चन देखे जाते हैं। सबसे फेवरेट टॉपिक हर एग्जाम का होता है प्रतिशत, औसत, लाभ एवं हानि और एसआई। ये तीन चैप्टर बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। हर पेपर में इनसे गुच्छों में सवाल पूछे जाते हैं। अभी इस टाइम पे जो पैटर्न देखने को मिला है, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे अभी फॉरेस्ट के पेपर जो चल रहे हैं, उसमें रेलगाड़ी यानी ट्रेन के सवाल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और वो कोई बहुत हाई लेवल के नहीं है। आप अगर आसानी से प्रैक्टिस करते हैं, सरलता से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको डील कर पाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 को डील करते हैं, जो मुझ तक क्वेश्चन पहुंचे हैं। एक सवाल है कि एक व्यक्ति जो है वो 70,000 में एक जो कार है वो खरीदता है, और उस कार का मूल्य प्रतिवर्ष X% की दर से जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन का सवाल हो गया, मूल्य ह्रास का सवाल हो गया। प्रतिवर्ष कुछ परसेंट वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत बची है कुछ 47068 के आसपास। इसको आप क्रमिक डिस्काउंट समझ सकते हैं, इसको आप डिप्रिसिएशन समझ सकते हैं। तो बहुत प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप ऑप्शन उठा करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। समझिए कि अभी हमारे पास 70,000 की हमारी कार थी, 70,000 की हमारी कार है, 70,000 की। और अगर हम ऑप्शन ए पकड़ते हैं, 16% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितने परसेंट बचेंगे? तो आप कहेंगे सर 84% बचेंगे। 84% कितनी बार बचेंगे? 2 बार बचेंगे। ये 2 बार 84% का आप चाहें तो यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 2 बार हुआ, और इसके बाद जो आपकी कीमत बचेगी वो कितनी बचेगी? 47068 बचेगी। अब आप यूनिटरी मेथड से यहाँ पर देख सकते हैं, इकाई अंक मैच करके। ये तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 × 4 16, 16 का 6, 6 × 7 42। इकाई में बचेगा 2, और हमें इकाई में कितना चाहिए बेटा? 8 चाहिए। तो पहली फुर्सत में आपका ये 16% क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं 14% की। तो 14% के हिसाब से कितना बचेगा बेटा? 4 जीरो से 4 जीरो तो चला ही जाएगा, ये तो आपने समझ ही लिया। तो यहीं से दिमाग में आप आइडिया डेवलप करेंगे। तो 7 रहेगा ही रहेगा, 14 चले जाएंगे तो 86 बचेगा बेटा, दोबारा 86 बचेगा। अब यहां से आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 6 × 6 36 होता है, 6 आया, 6 × 7 42, यानी इकाई में 2 आया। अपन को चाहिए कितना बेटा? अपन को चाहिए 8। इसका अर्थ है ये भी हमारा ऑप्शन बाहर हो गया। अब देखिए 18% के हिसाब से हम ट्रिक लगाएंगे, तो जब 18% चले जाएंगे 100 में से, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 82।
कितनी बार? 2 बार, 82 बचेगा। अब यहां से चेक करिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। तो 28 में हमारा ये इकाई अंक मिल रहा है, यानी संभावना बन रही है कि हमारा ये वाला परसेंट सही हो सकता है। 22% की अगर हम बात करें तो 22% जब कम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 78 बचेंगे। 78 मल्टीप्लाई बाई 78, यहां 8 इंटू 8 64 और 7 चौके 28 का कितना? 8। यानी ये ऑप्शन भी हमारे पास है, यानी ऑप्शन से भी सॉल्व करने गए तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन बचे। अब यहां क्या करना होता है? अब यहां हमें सेकेंड डिजिट तलाशना होता है, दूसरा अंक तलाशना होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि 82 का स्क्वायर कर दीजिए। 82 का स्क्वायर कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि 100 के ये कितने कम है, तो आप कहेंगे सर 100 से ये 18 कम है। जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। अगर ये 100 से 18 कम है तो इसमें 18 और कम कर दीजिए। जब आप इसमें 18 और कम कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? आप कहेंगे सर 82 में जब 18 जाएगा तो 12 में 8 जाएगा तो 4, 8 में 2 जाएगा तो 6, 64। और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 के स्क्वायर का। 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो यहां पर आपको मिलेगा 4 2 4 3 7 6 7 2 4। अब यहां जब आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी आपको अंतिम 2 अंक प्राप्त हो चुके हैं 6 8। आपका यही आंसर हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू थी मेरे प्यारे बच्चों? ये 18% की थी। यानी कि जो r का या x का जो मान है वो कितना परसेंट हो गया है? वो 18% है। तो ये पूरी प्रक्रिया में आप ये मत सोचिएगा कि समय बहुत लग रहा है। ठहर के समझने में समय लगता है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अभ्यास करने के बाद तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। मुश्किल से ये 25 से 30 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब इसमें लगी कौन कौन सी चीजें हैं? स्क्वायर लगाने की ट्रिक लगी है, यूनिटरी मेथड यानी इकाई का अंक का निर्धारण का तरीका लगा है, दहाई के अंक को निर्धारित करने का तरीका लगा है। तो ये सारी चीजें जब आप बेसिक क्लास में सीखते हो और उस पर अभ्यास करते हो, अमल करते हो, तो इन प्रश्नों को आप भी सरलता से हल कर सकते हो। लेकिन ये एक दिन में चीजें नहीं होती, यह एक प्रोसेस है और इसमें एक लंबा समय लगता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमारा जो बेसिक मैथ्स फाउंडेशन मैथ्स का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, आप उसमें जाइए। बेसिक फाउंडेशन मैथ्स के कोर्स को परचेस करिए। बड़ा नॉमिनल फीस रखा है उसमें, और आप ये सारी बेसिक्स जो जो यहाँ इस्तेमाल हो रही है वो लर्न करिए, सीखिए। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना ये कहता है कि जो सुधीर है वो किसी निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर लेता है। अच्छी बात है। दीपक सुधीर से 40% अधिक कुशल है। अच्छी बात है। उसी कार्य को दीपक अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? इन सवालों को करने के लिए हम रेशियो मेथड पे जाते हैं। कौन ज्यादा कुशल है? दीपक। किससे? सुधीर से। तो आप चाहें तो 40% की फ्रैक्शन बना लें या 100 से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड्स की कोई लड़ाई नहीं है। कौन? दीपक। किससे? सुधीर से। हमने यहां सुधीर को रख लिया और यहां दीपक को रख लिया। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, अधिक है तो 7/5 हो जाएगा। और अगर फ्रैक्शन नहीं समझ में आता तो देखो, दीपक सुधीर से, सुधीर 100 मान लिया तो ये 140 हो गया, 40 ज्यादा है, 0 से 0, ये भी रेशियो बन गया। 2 से 5 बार, 2 से 7 बार। चाहे इस मेथड से रेशियो बना लो, चाहे आप फ्रैक्शन मेथड से रेशियो बना लो, दोनों का एक ही मतलब है। तो जो बच्चों में द्वंद्व है ना मेथड का, सबसे पहले वो मेथड का द्वंद्व दिमाग से हटाइए। एक विधि सीखिए और उसको इतना अभ्यास करिए कि विधियों की लड़ाई आपके दिमाग में ना चले। आइए, इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये सुधीर है ये 5 चॉकलेट डेली खाता है, दीपक 7 चॉकलेट डेली खाता है। यहां दिया गया है कि सुधीर जो है वो कितने दिन में? 14 दिन में काम खत्म कर जाता है। सुधीर 5 चॉकलेट डेली खाता है,
तो 14 दिन में कितना चॉकलेट खाएगा? आप कहेंगे सर एक दिन में अगर 5 खाता है तो 14 दिन में इतने चॉकलेट खाएगा। इन्हीं पूरे चॉकलेट को दीपक को खिलाना है और दीपक डेली 7 चॉकलेट खाता है। यहां से आप इसको फिनिश करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा कितने दिन में दीपक खत्म कर देगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 दिन में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसका जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर का 3 टाइम्स है। अच्छी बात है। आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 12 सेंटीमीटर अधिक है और जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग का पेरीमीटर फाइंड आउट करें। वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर को प्रत्येक भुजा को अगर हम लोग क्या मान लें? x मान लें। ये वर्ग है, स्क्वायर है, ध्यान रखें। तो जो रेक्टेंगल है वो वर्ग के रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लंबाई है, वो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 12 सेंटीमीटर यानी x + 12 है। क्लियर हो गया? और चौड़ाई जो है वो क्या कहता है कि वो उतना ही है जितना वर्ग की प्रत्येक भुजा है। क्लियर? अब यहां पर आ जाते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और वर्ग का क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर वर्ग का कितना है? x। तो x के स्क्वायर का 3 गुना है कौन? इसका लंबाई इंटू चौड़ाई यानी x इंटू x + 12। क्लियर हो गया? अब यहां से अपन ने सॉल्व किया तो 3x² = x² + 12x। ये x² इधर आ गया और कुछ डन। x² इधर आ गया तो कितना हो गया? 2x² - 12x = या उसको उधर ही रहने देते हैं अपन, 2x² = 12x। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 बार ये कैंसिल हो जाएगा। यानी x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 6 आ गई। यानी वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? 6। और वर्ग का परिमाप, परिधि, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस, ये चारों कीवर्ड एक ही होते हैं। ये होते हैं 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो इनको जितने डीप में आप पढ़ोगे ना सवाल को, और सवाल मैथमेटिक्स में ब्रेक करना आपको सीखना है, हड़बड़ाना नहीं है। मैं देखता हूँ बच्चे हड़बड़ा रहे हैं, इसको ये कर दो, उसको ये कर दो, इसको ऐसे सवाल नहीं सॉल्व करना। सवाल जब आप ठहर के देखेंगे तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, 15 गेंदों को 740 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य CP फाइंड आउट करें। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, पहली बार ये इस रूप में व्यापम ने पूछा है। CGL तो पूछ चुका है इससे पहले। होता क्या है कि जब कंपैरिजन किससे किया जाता है? कंपैरिजन जब किया जाता है किससे? कॉस्टिंग से, क्रय मूल्य से 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये देखिए कि आप अभी थोड़ी देर के लिए 740 को भूल जाइए, अभी आप 15 गेंदों को बेच रहे हैं। तो ये मानिए कि प्रत्येक गेंद का, एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया था। थोड़ी देर के लिए मानिए कितना था? 1 रुपया था। क्लियर है? तो 15 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 15 रुपए। तो CP हुआ आपका 15 फाइनल। और आपको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। हानि हो रही है कितने रुपए की? 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर यानी 6 रुपए की। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया 1-1 रुपए के हिसाब से मान लिया। तो यहां पर लॉस परसेंट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे लॉस परसेंट होगा 6/CP
मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ 3 से 2 बार, 3 से 5 बार और 5 से 20 बार। 20 इंटू 2, 40% का मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा? 40% का लॉस होगा। हमने 740 रुपए में बेचा है, जो 40% के लॉस के बराबर है। 40% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 2/5। लॉस हो गया तो बचा 3/5। नीचे वाली हमेशा सीपी होती है और ऊपर वाली हमेशा एसपी होती है। और इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है 740। 740 कितनी यूनिट की वैल्यू दे रखा है? 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। कितना? 740। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 740 डिवाइड बाई 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 740 और डिवाइड बाई 3। तो हमारा सीपी कितना होगा? सीपी हमारा 5 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा पूरे के पूरे 15 गेंदों का एसपी। और हमें कितने गेंद की सीपी? तो हमें कितने गेंद की चाहिए? 1 गेंद की। तो 15 केलों की कीमत अगर 60 रुपए है तो 1 केले की कीमत कितनी होगी? उसमें हम लोग कितने का डिवाइड कर देंगे? 15 का डिवाइड कर देंगे। जब 15 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो ये 5 से कितनी बार चला गया? ये 5 से चला गया 3 बार। 740/9 कितना प्राप्त हुआ? 740 डिवाइड बाई 9। तो 9 से 8 बार 72, 2 और 0, 9 दूनी 18, फिर 2 और 0, 9 दूनी 18। तो 82.2 के आसपास जो ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो ये सवाल दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल लूप्स हैं जिनको आपको पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों? तो ये भी जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो इसके कम से कम 25 वैरायटी सिखाते हैं हम, 25 वेरिएशन सिखाते हैं सीपी एसपी अकॉर्डिंग टू थिंग्स। जब वस्तुओं की संख्या के आधार पर तुलना होती है, चाहे वो क्रय वस्तुओं के आधार पर हो, चाहे वो विक्रय वस्तुओं के आधार पर हो, तो एक मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक फाउंडेशन मैथ्स में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाकर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये गोल्डन चांस है। 2023 आपका वर्ष है। 2023 में अगर आपने मैथ्स नहीं सीखी तो समझिए सरकारी नौकरी से आप वंचित रह जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, चूजिंग क्वेश्चंस। ये चुनाव वाले क्वेश्चंस होते हैं, चुनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर आप ठीक तरीके से पढ़िए। एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी विषय में, 40% छात्र गणित विषय में और 15% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ना तो मैं इसमें कोई इक्वेशन बनाता हूं, ना ही कोई डायग्राम बनाता हूं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। छात्र होते कितने परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर 100% होते हैं। तो सबसे पहले उन छात्रों को बाहर कर दीजिए जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। दोनों सब्जेक्ट में कितने छात्र फेल हैं? 15%। तो सबसे पहले 15% आप बाहर कर दीजिए, यानी आप पास होने वाले छात्रों को ढूंढेंगे 85% में। 85% में पास होने वाले छात्रों को ढूंढने वाले हैं। हम लोग जाते हैं, देखते हैं अंग्रेजी विषय में कितने फेल हो गए। अंग्रेजी विषय में फेल हो गए, इंग्लिश में 50% फेल हो गए, तो पास भी कितने होंगे? 50%। मैथ्स में कितने फेल हो गए? तो आप देखेंगे मैथ्स में 40% फेल हो गए, तो मैथ्स में पास कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? मैथ्स में पास होंगे 60%। कितने परसेंट? 60% पास होंगे। अब आप चेक करिए कि ये टोटल कितने हो रहे हैं। ये टोटल 110% के बराबर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 110% के बराबर हो रहे हैं। होने कितने चाहिए थे? होने चाहिए थे 85%। हो रहे हैं 110%। इसका मतलब है कुछ ऐसे छात्र हैं जो दोनों जगह गिन लिए गए हैं।
15 और 10 25, 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, दोनों में पास हैं। और आप जरा गौर फरमाइए, अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि 275 छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू 275 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 11 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1100 हो गई। जरा ध्यान दीजिए, कुल विद्यार्थी तो नहीं पूछा है आपसे, जी हाँ कुल विद्यार्थी पूछा है, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1100। अब देखिए कितने सरल तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि मैं ये डायग्राम बनाऊं, फिर ये बनाऊं, फिर आपको बताऊं कि यहां पर दोनों हैं, फिर इसको निकालूं, कुछ करना ही नहीं ना। सिंपल है, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है पहले बाहर कर दो, तो क्लियर हो गया कि हमें पास होने वालों को कहां ढूंढना है? 85 में। इंग्लिश में 50% फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 50%। मैथ्स में 40% फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 60%। टोटल किया तो 110, और 110 है ही नहीं, है कितने हमारे पास? 85। डिफरेंस ले लो तो यही 25% दोनों में पास हुए होंगे। उसी की वैल्यू हमें दे रखी है, 25% बराबर 275, तो 1% बराबर 11, तो 100% बराबर कितना हो गया? 1100। बस सिंपल लॉजिक है। अगला, इसके भी बहुत से वेरिएशन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। इफिशियंसी का ही सवाल है। दोनों मिलकर किसी टंकी को 96/5 आवर्स में भर सकते हैं। अकेले टैंक को भरने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। ए ले लिया, थोड़ी देर पहले ऐसा ही सवाल कराया था, बी ले लिया। 50% अधिक कुशल है, अगर ये 100 है तो ये 150 है। सॉल्व कर दिया, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, क्या प्रॉब्लम है? सीधे यहीं से फ्रैक्शन बनाओ। इसका मतलब है ए प्रति घंटे प्रति मिनट जो भी यूनिट है 3 लीटर भरता है, बी प्रति घंटे प्रति मिनट 2 लीटर भरता है। सिंपल। अब चेक करो किसने किसको भरा? दोनों ने मिलकर भरा। तो दोनों ने मिलकर कितना भरा? दोनों ने मिलकर 5 यूनिट भरा। दोनों ने मिलकर कितना भरा? 5 यूनिट भरा। प्रति घंटे कितना भरा? 5 यूनिट भरा। तो पूरी टंकी निकाल लो, कितना समय लगा? 96/5। 96/5 ये पूरी टंकी की क्षमता, यानी 96 लीटर की टंकी है आपकी। इस 96 लीटर की टंकी को भरने के लिए किसकी बात हो रही है? बात हो रही है भैया अकेले 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 टैंक को भरने के लिए ए देखो कितने लीटर भरता है? ये 3 लीटर भरता है। 3 का भाग लगा दो, 3 से 2 3 बार और 3 से 2 बार, 32 घंटे लगेंगे उसको। कितने लगेंगे? 32 घंटे लगेंगे उसको भरने में। तो कुछ भी नहीं करना है, इफिशियंसी को रखिए, चेक करिए। लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना आसान यहाँ हलवा जैसे लग रहा है। ये उन बच्चों के लिए आसान है जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके तो ये ऊपर से निकलेगा, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है। और वो कहाँ सीखेंगे आप? बेसिक मैथ्स में सीखेंगे, फाउंडेशन मैथ्स में सीखेंगे, और जिसकी लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है। और जिन बच्चों को आता है उनको अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। अच्छी बात है, 15% हानि पर बेचा मतलब 100 से नीचे आया होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि एक बार जब हानि और एक बार लाभ होता है तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया करो, यही मार्जिन होता है। उसका बेसिक भी होता है कि एक 100 से कम होता है और एक 100 से ज़्यादा होता है। तो फटाफट यहाँ चेक कर लो कि 15% और 10% कितने हुए? 25%। 25% की वैल्यू हमें पता है कितना, अगर उसने 30 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचा होता। यानी 25% की वैल्यू कितनी है भैया? तो 25% की वैल्यू है 306 रुपये, सॉरी 30 रुपये और 60 पैसे। तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 360 डिवाइड बाई 25। 100% की वैल्यू आ जाएगी, यही सीपी है आपका 100%। 30 60 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 100।
3 स्टेप में करना पड़ा, इसको एक स्टेप में उड़ा सकते हैं। अब हमें चाहिए भैया कितने परसेंट का लाभ। अब हमें 10% का लाभ चाहिए। कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 10% का। यहां डायरेक्ट चाहे तो आप 11/10 कर दो, चाहो तो 110/100 कर दो, एक ही बात है। 110/100 किया तो 100 से 100 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां से अपन ने दशमलव हटाया, जब यहां से अपन ने दशमलव हटाया तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इस 100 से एक ये जीरो, एक ये जीरो और एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है 306 इंटू 11, तो 11 इंटू 6 66, 11 इंटू 3 33, डिवाइड बाई 25। 25 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। 25 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 से जाएगा एक बार, बचेंगे कितने हमारे पास? 8 और 6, 8 और 6। 25 से एक बार 25, 8 33, 8 और 6 25 सत्ते, ओके 8 और 6, 25 से 3 बार, 25 से 3 बार 75, 75 के बाद कितने बचेंगे? 13, 13 और 6, 25 एक कम 25, कितने बचे अपने पास? 8 और 6 86, 75 के बाद कितने बचे? 11, 11 और 6, 11 और 6 मतलब 116, 25 चौके 100, 25 चौके 100 पॉइंट। तो अपने ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ी। एक बार और, 15% की हानि और 9% का लाभ, यहां मिस्टेक है। 15% की हानि और 9% का लाभ, ये मिस्टेक है। यहां 24% की वैल्यू ये होगी। एक बार फिर इसे रिपीट करते हैं। ये 10% इसके नीचे रखा था, यहां प्रॉब्लम है। 15 और 9 यहां देखना है, यानी 24% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30.6। जीरो रखो या ना रखो, तो यहाँ से 100% कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी 30.6 बटे 24 मल्टीप्लाई बाई 100। और हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 10% का, इंटू 110/100, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ अपन दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ज़ीरो लगेगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको विभाजित करेंगे तो 2 से चला जाएगा ये 12 बार, और 2 से चला जाएगा 15, और 3, 11 में 153 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 3 8, 5 1 6 और 1 1683 डिवाइड बाई 12, 12 1 कम 12, 4 और 8, 12 चौके 48 और बचेंगे 3 0.140 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जरा सी मिस्टेक होने से सवाल गड़बड़ हो सकता है। यहीं पर 9% था और यहीं पर 10% था, तो हमने क्या कर दिया था? 15 में 10 जोड़ दिया था। ये गलती आपको नहीं करनी है, 15 में 9 जोड़ना है, क्योंकि ये 10% बाद वाला लाभ है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। कैसा न्यूमेरिकल है? सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर हिंट मिल गया ना कि ये क्यूब है, तो आप यहाँ पर व्यवस्था बनाइए कि कहीं ये भी तो किसी का क्यूब नहीं है। तो आप देखेंगे 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब। कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.6 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब डिवाइड बाई, ये 4.6 का स्क्वायर है। यहां जरा देखिए कहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई तो नहीं है ये, तो 46 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 92 आएगा। कहीं ये 2 का स्क्वायर तो नहीं है। यस, सब कुछ मिल गया। यानी कि अगर हम इसको a मान लें तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। नीचे देखिए जरा, यही तो नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्रम चेंज है पर यही है, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कितना बचा, a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, 4.6 है, माइनस बी कितना है, 0.2 है, 0.2 है, आंसर हो गया 4.4, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको देखकर ही अनुमान लगाया जाता है। अगला सवाल ये है, ये बेसिक जो अपन x के फॉर्मूले पढ़ते हैं उस पर आधारित होता है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर m की वैल्यू इतनी है तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर का मान कितना होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी बात है, कभी भी इस प्रकार की अगर वैल्यू है तो इसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है, वो होता है m प्लस 1 अपॉन m, हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है m प्लस 1 अपॉन m इक्वल्स टू a, तब इसका जो मान होता है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो a स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होती। बेसिक प्रॉपर्टी ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये है, m की वैल्यू तो हमें पता है, सर्ड के फॉर्म में है, लेकिन 1 अपॉन m की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो कभी भी ध्यान रखिए, अगर x की वैल्यू पता है सर्ड फॉर्म में और उसका इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स करने के लिए छोटी सी मेथड होती है कि दोनों संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह अपन परिवर्तित कर देंगे और डिवाइड करेंगे किसको, इन दोनों के स्क्वायर के अंतर से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, रूट 3 का स्क्वायर कितना है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 और 3 का अंतर एक ही है, तो यहां मसला नहीं है। लेकिन जब ये संख्याएं ऐसी नहीं होंगी तब जितना भी डिफरेंस आएगा दोनों के स्क्वायर का, उस स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसके लिए, m की तो वैल्यू है ही, हमें 1 अपॉन m चाहिए ना, तो ये हो जाएगा -2 का 2 ही रहेगा, ये वाला चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, ये सर्ड का सर्ड ही रहेगा, और डिवाइड दोनों के स्क्वायर का अंतर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का अंतर 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास m भी आ गया, 1 अपॉन m भी आ गया, तो जाहिर सी बात है अब हम लोग इस वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं, m प्लस 1 अपॉन m से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए -2, m की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस रूट 3, डन, प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस रूट 3, प्लस लगा है तो मसला नहीं है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन m, m प्लस 1 अपॉन m की जो वैल्यू आएगी -2 और -2, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 और -2 -4, यानी कि हम लोगों ने क्या निकाल लिया, m प्लस 1 अपॉन m, यानी a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, -4। अब हमें चाहिए क्या, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर -2, a स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14, 14 हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे चलिए। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या से 1/6 से 7 अधिक है तो संख्या का 5/3 क्या होगा। किसी संख्या का 3/4 इससे अधिक है, यानी किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के इससे 7 अधिक है। यहां ले लो आप एलसीएम, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24, यहाँ से 18, यहाँ से 4, 18 में 4 जाएगा तो कितना होगा, 14 यूनिट,
बराबर 7, यहाँ से 2, 2 से कितना 12, यानी वो संख्या अपनी निकल गई 12। कोई दिमाग नहीं लगाना है और अपन को उस संख्या का 5/3 चाहिए, तो 12 का 5/3, 12 का 5/3 4 होता है, 5 चौके 20 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला शानदार सवाल है, एक लॉटरी में 5 पुरस्कार और 20 रिक्त स्थान है। एक लॉटरी अचानक से निकाली जाती है, पुरस्कार ना मिलने की प्रायिकता ज्ञात करें। कभी भी पुरस्कार ना मिलने की जो प्रायिकता होती है वो मिलने से सर्च की जाती है, पुरस्कार मिलने के आधार पर सर्च की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि लॉटरी में कुल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कुल 5 पुरस्कार और 20 रिक्त हैं, यानी कुल मिलाकर के 25 लॉटरी है, एक ही निकाली जाती है, तो पुरस्कार मिलने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5C1 कितने में से 25C1 से। सी सॉल्व करना आना चाहिए आपको, यानी 5C1 की वैल्यू 5 और 25C1 की वैल्यू 25, यानी मिलने की जो प्रायिकता होगी वो 1/5 होगी। तो नहीं मिलने की प्रायिकता 5 में से 1 चला जाएगा, यानी 4/5 होगी। आपका आंसर 4/5 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक व्यक्ति को अपनी मासिक आय का 81% खर्च करता है और 8740 की बचत करता है, उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो जाहिर सी बात है, जब 81% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा 19%। कितना परसेंट बचाएगा, 19% वो बचाएगा, और यही बचत उसको दी गई है। कितनी दी गई है, 8740। यहां से अपन सॉल्व करते हैं, 19 चौके 76, बचे अपने पास 11 और 4, 19 छक्के 114, 0, यानी कि 46,000 रुपये वह क्या करता है, कमाता है। क्लियर हो गई बात। आइए अगला सवाल, बिना रुके एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यदि उसके रुकने के समय को मिला दिया जाए तो उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। वह औसतन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, औसतन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस ले लिया करो दोनों स्पीड का। दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा, 12, डिवाइड बाई ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 72, और मल्टीप्लाई कर दिया करिए 60 के साथ, तो फटाफट आंसर निकल जाएगा। कोई लॉजिक नहीं लगाना है। 12 से 6 बार और 6 से 10 बार, यानी कि वो प्रति घंटे 10 मिनट के लिए रुकती है। बस इतने में काम इसका खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत शानदार सवाल आया है ये। टैंक के तल में एक रिसाव है जो भरे हुए टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक भर जाता है तो टैंक में वह नल खोला जाता है जो उस टैंक को 10 लीटर प्रति घंटे में भरता है, और फिर टैंक को 12 घंटे में खाली कर दिया जाता है। टैंक की क्षमता बताइए। टैंक की क्षमता बचाने के लिए क्या करना है अपन को, जो रिसाव है वो अकेले 8 घंटे में खाली कर देता है ना। खाली करने वाला 8 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है, बराबर है। पूरा टंकी भरा है, जब भरी हुई पूरी टंकी है तो 12 घंटे में खाली कर देता है। मतलब ए हो गया भरने वाला और बी हो गया खाली करने वाला, तो हमारी टंकी खाली हो जाती है कितने समय में, 12 घंटे में खाली हो जाती है। क्यों खाली हो जाती है, क्योंकि बी खाली करता है, बी खाली करता है कितना, 8 घंटे में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम निकालिए तो 24 यूनिट क्षमता आ गई। दोनों के द्वारा ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, तो खाली हो रही है टंकी अपनी 2 लीटर, और ये अकेले खाली कर सकता है 3 लीटर। ध्यान दीजिए,
बी अकेले 3 लीटर खाली कर सकता है, लेकिन जब दोनों चल रहे हैं तो टंकी 2 ही लीटर खाली हो रही है, मतलब कोई ऐसा है जो 1 लीटर भर रहा है। टंकी बी 3 लीटर खाली कर सकता है, लेकिन दोनों द्वारा 2 ही लीटर खाली हो रही है, मतलब जो एक आदमी है, जो एक नल है, वो 1 लीटर भर रहा है। यानी यहां से ए की क्षमता कितनी आ गई? ए की क्षमता 1 आ गई। ए की क्षमता 1 आ गई और टंकी की क्षमता कितनी है? 24 यूनिट। यानी ए पूरी टंकी को कितने समय में भर सकता है? 24/1 में। कितने में भर सकता है? 24/1 घंटे में। ये घंटे आ गए। और प्रति घंटे वह नल जो खोला गया है कितने लीटर पानी भर रहा है? वो 10 लीटर पानी भर रहा है। अगर वो 10 लीटर पानी भर रहा है तो इसमें प्रति घंटे 10 लीटर, तो 24 घंटे में कितना भर देगा? आप कहेंगे सर 240 लीटर भर देगा। क्लियर है? तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको मैंने कराए। कुछ और क्वेश्चंस मैं छांटूंगा उस तक जो पहुंचेंगे और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो हम मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7999115405। इस पर हम बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जा करके बेसिक फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करें और आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।